देखिए, सप्त धातु का जो सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग एक एक धातु के क्षय और वृद्धि में आपको क्या करना है। ठीक है, यदि आपके शरीर में रस धातु का क्षय है, रस धातु की मात्रा कम है आपके शरीर में, लक्षण क्या आएंगे वो मैं आपको पुरानी वीडियोस में बता चुकी हूँ। ठीक है, नहीं देखे हैं रस क्या होता है, कैसे बनता है, जठराग्नि कैसे काम करती है, तो पुराना वीडियो प्लीज़ देखिए। ठीक है, अब आपके शरीर में यदि रस धातु का क्षय है, रस धातु कम है, तो आपको क्या करना है। रस धातु का निर्माण होता है आपके आहार से, तो आपको खाना अच्छी मात्रा में खाना है, जठराग्नि को बढ़ाने वाले द्रव्यों का प्रयोग करना है। ठीक है, इस कंडीशन में आयुर्वेद की जो जठराग्नि को बढ़ाने वाली दवाइयाँ होती हैं, जैसे चित्रकादि वटी, अग्नि संदीपन रस, अग्नि संदीपनी वटी, इसके अलावा द्राक्षासव, द्राक्षारिष्ट, दशमूलारिष्ट, भृंगराजासव इत्यादि, ये जो जठराग्नि को बढ़ाने का काम करती हैं, उनका आपको प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, यदि रस धातु की वृद्धि है, शरीर के अंदर रस धातु ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में बनी हुई है, तब आपको क्या करना है। रस धातु किससे बन रही है, आपके भोजन से। यदि आपको रस धातु के वृद्धि के लक्षण आ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको लंघन करना चाहिए। लंघन का मतलब होता है शरीर को सुखाने का प्रयास करना। शरीर कैसे सूखेगा, थोड़ा कम खाने से। खाना बंद नहीं करना है, खाने की मात्रा को काफ़ी ज़्यादा कम कर देना है। केवल जितने आपकी डाइट है उसका 30% या 40% ही खाना खाना चाहिए। एवं ऐसी आहार या ऐसे रस जो कि रस को बढ़ाने वाले होते हैं, उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये हो गया रस धातु। उसके बाद रक्त धातु। यदि आपके शरीर में रक्त धातु का क्षय है, रक्त धातु ज़रूरत से कम मात्रा में बनी हुई है, तो ऐसी कंडीशन में आपको गर्म चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, उष्ण चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, साथ में स्निग्ध चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि आप ऐसी चीज़ों का प्रयोग करना है जिनका टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म होता है, जो थोड़ी सी स्निग्ध होती है। तो यहाँ पर आप किस चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं, आप तेल में बनी हुई गरम गरम चीज़ें जो होती हैं, गरम गरम हलवा, ठीक है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। गरम गरम लपसी, गरम गरम खिचड़ी, जो भी गरम टेम्परेचर वाली होती हैं, ठीक है, और उष्ण होती हैं और साथ में स्निग्ध होती हैं, ऐसी चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए यदि आपके शरीर में रक्त धातु का क्षय है। यदि आपके शरीर में रक्त धातु ज़्यादा बनी हुई है, रक्त धातु का जब ज़रूरत से ज़्यादा बनी हुई रहती है, ऐसी कंडीशन में रक्त मोक्षण करना चाहिए। रक्त मोक्षण का इनडायरेक्ट मतलब है कि आपको ब्लड डोनेशन करना चाहिए। सभी व्यक्तियों को आयुर्वेद के हिसाब से साल में कम से कम 2 बार रक्त मोक्षण ज़रूर कराना चाहिए। यदि आपके पास में आयुर्वेद पंचकर्म सेंटर नहीं है तो ब्लड डोनेट करिए, सिंपल। साल में 2 बार ब्लड डोनेशन किया करिए, आपकी रक्त धातु भी साम्यावस्था में रहेगी, दूसरे का भी भला होगा। रक्त के बाद अगली धातु आती है मांस धातु। ठीक है, यदि आपके शरीर में मांस धातु कम मात्रा में बनी हुई है, ठीक है, यदि आपके शरीर में मांस धातु कम है, तो ऐसी कंडीशन में आपको शीत और स्निग्ध आहार का सेवन करना चाहिए। ठंडा और तेल वाला, चिकना, ठीक है, ऐसी चीज़ों का सेवन करना है जो ठंडी होती हैं और चिकनी होती हैं। फॉर एग्जांपल लड्डू, ठीक है। अब कई लोग ये कहेंगे ना, मिठाई तो मिठाई होती है, लड्डू भी तो मिठाई है। जो अभी मैंने बताया गरम गरम गुलाब जामुन या फिर गरम गरम हलवा बना हुआ है, वो भी एक मिठाई है। लेकिन यदि आप गरम गरम हलवे का सेवन करेंगे, अल्प मात्रा में गरम गरम हलवे का सेवन करेंगे, तो आपके शरीर में रक्त धातु है वो बढ़ेगी। यदि आप इसी चीज़ का ठंडा करके सेवन करेंगे, तब आपके शरीर में मांस धातु बढ़ेगी। यानी कि एक ही चीज़ का चेंज हो रहा है, गरम और ठंडा, और उसके आधार पर उसके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो चेंज हो जाता है। यदि मांस धातु ज़रूरत से ज़्यादा है, मांस धातु बढ़ी हुई है, तब आपको रुक्ष आहार का सेवन करना चाहिए। ठीक है, ऐसी कंडीशन में ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं। कई लोग जिनके शरीर में मांस धातु बढ़ी हुई रहती है, उनको ड्राई फ्रूट्स खाने के लिए बोलते हैं कि आप नॉर्मल खाना बंद करिए, आप थोड़ा सा ड्राई फ्रूट खाया करिए। ठीक है, या फिर नॉर्मल खाना बिल्कुल कम कर दीजिए, केवल 10% खाना खाइए, बाकी आपको ड्राई फ्रूट्स खाना है। ठीक है, या फिर ऐसी कंडीशन में आप बॉयल खाने का भी प्रयोग करते हैं। मांस धातु बढ़ जाती है तो बॉयल खाने का प्रयोग बोला जाता है कि आप सलाद का सेवन करिए, बिना तेल मसाले, उसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, मांस धातु अगर बढ़ी हुई है तो धीरे से कम हो जाती है, धीरे धीरे करके कम हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से मेद धातु, मांस और मेद दोनों में सेम चलता है, क्षय में भी और वृद्धि में भी। वृद्धि में भी आपको यही करना है कि आपको रुक्ष आहार विहार का सेवन करना है। इसीलिए जो लोग मोटे होते हैं, ठीक है, जिनका वेट ज़्यादा होता है, उनको बोला जाता है कि थोड़े से रुक्ष आहार का सेवन किया करिए। याद रखिए, थोड़ा रुक्ष आहार, बिल्कुल ही रुक्ष आहार का सेवन चालू कर देंगे तो फिर से वात बढ़ जाएगी, तो फिर दूसरी प्रॉब्लम चालू हो जाएंगी।
ठीक है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। एक बार में ये नहीं करना है कि बस प्रण ले लिया कि हम आज से रूक्ष आहार का सेवन करेंगे। ऐसा करेंगे तो आपके जो त्रिदोष सिस्टम है वो इम्बैलेंस हो जाएंगे। इसके अलावा जब मांस और मेद इन दोनों की दुष्टि होती है तो आयुर्वेद में स्निग्ध विरेचन करवाने के लिए बोला गया है। स्निग्ध विरेचन का मतलब होता है पेट साफ करना, वो भी ऐसी मेडिसिन से जो कि स्निग्ध होती है, चिकनी होती है। और इस कंडीशन में एरंड तेल बहुत अच्छा होता है, कैस्टर ऑयल बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। यदि आप मेरा ट्रीटमेंट नोटिस करो, कई बार जो मेरा फर्स्ट चैनल है उस पर अलग अलग कंडीशन पे मैं अलग अलग पेशेंट के ट्रीटमेंट डिस्कस करती हूँ, तब मैं अक्सर ये चीज़ बोलती हूँ कि हफ्ते में 2 बार या हफ्ते में 3 बार आपको विरेचन लेना है या फिर त्रिफला का काढ़ा बनाना है, उसके साथ में एरंड तेल का प्रयोग करना है। वहाँ पर कारण यही होता है। कभी मैं बोलती हूँ कायम चूर्ण का सेवन करना है तो इसका मतलब रूक्ष विरेचन का सेवन कराना है। यदि मैं बोलती हूँ त्रिफला चूर्ण का सेवन करना है तो रूक्ष विरेचन का आपको कराना है। यदि मैं बोलती हूँ त्रिफला काढ़े का सेवन करना है, उसके साथ में एरंड तेल आपको डालना है, तो इसका मतलब स्निग्ध विरेचन कराना है, ठीक है। कभी कभी मैं बोलती हूँ 1-2 पेशेंट को कि आपको अमलतास दूध में उबाल के लेना है, ठीक है। ऐसी कंडीशन का मतलब क्या होता है कि उनको स्निग्ध विरेचन देना है, स्निग्ध मृदु विरेचन देना है। ये अलग अलग चीज़ें होती है, कॉन्सेप्ट होते हैं जिसके आधार पर आपका चिकित्सा डिसाइड होती है आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो ये हमने 2 पढ़ लिए। उसके बाद मेद के बाद आता है अस्थि। यदि आपके शरीर में अस्थि धातु का क्षय होता है तो उस कंडीशन में आपको स्निग्ध आहार का सेवन करना है। घी, तेल, मसाले, इन चीज़ों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए, ठीक है। अस्थि धातु का ऑयल के साथ में रिलेशन बहुत ही स्ट्रांग होता है। यदि अस्थि धातु कम है, इसका मतलब है कि आप ऑयल का सेवन बहुत कम कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आपको ऑयल की मात्रा बढ़ानी चाहिए। यदि आप मुझसे डायरेक्टली पूछें, आपको लगता है कि आपकी हड्डियां बहुत ज़्यादा वीक हैं, आपके शरीर में अस्थि धातु क्षय है, ऐसी कंडीशन में आपको हफ्ते में 2 या 3 बार मसूर की अथवा उड़द की दाल खानी चाहिए, वो भी तेल का बढ़िया तड़का लगा के, ठीक है। 2 या 3 बार। एक चीज़ ध्यान रखिए, मसूर और उड़द दोनों ही गैस बनाते हैं, तो अपनी जो आपकी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग खाना खाना है। ये नहीं करना कि ठीक होने के चक्कर में 3-4 कटोरी खा लिए, अगले दिन बोले कि डॉक्टर नेहा ने तो बीमार कर दिया, फालतू का ट्रीटमेंट था। हर चीज़ का साम्य अवस्था में प्रयोग करना है, ठीक है। ये चीज़ समझ लीजिए। यदि आपके शरीर में अस्थि धातु ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ी हुई है, अस्थि धातु का प्रकोप चल रहा है, अस्थि धातु बढ़ी हुई है, ऐसी कंडीशन में आपको रूक्ष द्रव्यों का सेवन करना चाहिए, साथ में उष्ण चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। गर्म है और रूक्ष है, ठीक है, 2 चीज़ें होनी चाहिए उसमें, इन चीज़ों का आपको प्रयोग करना है। अब रूक्ष क्या होगा, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स रूक्ष हैं, साथ में गरम, यानी कि आपको क्या करना है, रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स का सेवन करना है। रोस्टेड मूंगफली खाइए, सॉरी मूंगफली नहीं, मूंगफली में तो तेल हो जाता है। रोस्टेड क्या बोलते हैं उसको, मखाने, सॉरी, रोस्टेड मखाने खाइए, बहुत ही अच्छे, इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है। ऐसे लोगों को जिनको अस्थि धातु बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई रहती है, उन लोगों को मखाने खाने के लिए बोला जाता है, वो भी रोस्ट करके, ठीक है, बिना तेल के उनको भूंज के मखाने खाने हैं। इसके अलावा भी और वो सारी चीज़ें जो कि भूंज के बनती हैं, ठीक है, जिसको ओवन में बेक किया जाता है। अगर रोटी भी खानी है तो उसको बाटी बनाकर खाइए, यानी कि उसको भूंज कर खाइए। दलिया खाइए, भूंज कर बना हुआ दलिया, उसमें आपको कुछ नहीं डालना है। इस तरीके से आपको रूक्ष और उष्ण चीज़ों का प्रयोग करना है यदि आपके शरीर में अस्थि धातु बढ़ी हुई रहती है। उसके बाद लास्ट में आता है अस्थि के बाद मज्जा। मज्जा में जब मज्जा धातु का क्षय रहता है, मज्जा धातु कम रहती है, तो ऐसी कंडीशन में आपको मृदु आहार का सेवन करना चाहिए, वो भी स्निग्ध। मृदु का मतलब होता है सॉफ्ट, भुरभुरा सा। यदि आप ऐसी कंडीशन में स्निग्ध रोटी खाओगे तो आपको फ़ायदा नहीं करेगी, ठीक है, आपको मृदु आहार खाना चाहिए। ऐसी कंडीशन में जब मज्जा धातु का क्षय रहता है तो दूध में केले में घी मिलाकर खाने को बोला जाता है। कई लोगों को आपने देखा होगा ना, बोलते हैं कि यार बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, क्या करें, तो डॉक्टर लोग एडवाइस करते हैं कि दूध, केला और घी खाया करो, तो उससे आपके शरीर में ताकत आएगी। शरीर में ताकत आएगी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो ताकत तब इस कंडीशन में ज़्यादा आएगी यदि आपके शरीर में मज्जा धातु का क्षय है। ऐसी कंडीशन में ये वाला प्रयोग बहुत अच्छे से फ़ायदा करता है। क्यों? क्योंकि आपको प्रयोग क्या करना था, आपको स्निग्ध और हल्के और मृदु आहार का सेवन करना था। यदि आपके शरीर में मज्जा धातु है, उसकी वृद्धि है, मज्जा धातु यदि ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो इस कंडीशन में फिर से रूक्ष आहार का सेवन करना चाहिए। रूक्ष आहार जो मैंने अभी आपको बताए हैं वही वाले होते हैं कि रूक्ष आहार आपको सेवन करना है, ड्राई चीज़ों का सेवन करना है, रोस्टेड चीज़ों का सेवन करना है। इसके बाद लास्ट में आती है शुक्र धातु, लेकिन शुक्र धातु एक पूरा ही पूरा अलग कॉन्सेप्ट है और लोग आधी अधूरी नॉलेज से ज़्यादा नुकसान करवा लेते हैं, इसलिए उसको हम यहाँ पर छोड़ देते हैं,
ठीक है, ये हुए आपके सप्त धातु में से 6 धातुओं की वृद्धि और क्षय की चिकित्सा सिद्धांत। लास्ट वीडियो मैंने इसी चीज़ के ऊपर बनाया था, लोगों ने सवाल पूछा था कि इसके उपचार भी बताते जाइए, इसलिए शॉर्ट में थोड़ा हमने बता दिया यहाँ पर। इसके अलावा मैं अगले वीडियोज़ में इसी सीरीज़ में थोड़ा और आयुर्वेद के जो कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में बात करूँगी। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके और कौन से सवाल हैं, कौन से मिथ हैं आयुर्वेद के, कौन से कॉन्सेप्ट हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट करके उनके बारे में ज़रूर बात करिए। मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मज़ा आएगा देखने में। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।